तुम गई नहीं अभी तक? इब्तिहाज अमसाल के पास आके अपनी कमाल अदाकारी के जौहर दिखाते हुए बोला था। नहीं, अमसाल ने फाड़ खाने वाली अंदाज में जवाब दिया था। उसका दिल चाह रहा था कि इब्तिहाज का सर फाड़ दे। इस वक्त वो शदीद गुस्से में थी। क्यों? इब्तिहाज को अमसाल की गुस्से वाली शक्ल देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो इस वक्त हंस के अपनी मौत को सामान नहीं करना चाहता था। क्योंकि मैं काम कर रही थी। चाहकर भी अमसाल अपना लहजा खुशगवार नहीं कर पा रही थी। आपका तो ऑफ हो गया था, इत्तेहाज ने याद करते हुए कहा। ये बात अगर आप अपनी सेक्रेटरी को भी बता देते तो अच्छा होता। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ काम करते हुए, और इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि आपके ऑर्डर्स के बगैर इंट्रेंस को काम नहीं दिया जाता। अमसाल काफी गुस्से में बोल रही थी। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कल ही जैब से पूछूंगा इस बारे में। इब्तिहाज मीसनी सी सूरत बनाते हुए बोला था। अभी अगर कोई इब्तिहाज को देख लेता तो यकीन ना करता कि ये वही इब्तिहाज है जो सबको अपने इशारों पे नचाता है। इब्तिहाज से यहाँ गलती हुई थी, उसने सोचा नहीं था कि अमसाल ये बात पकड़ सकती है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी बात को कवर कर लिया था। गुस्सा अमसाल के चेहरे से झलक रहा था और उसने इब्तिहाज को कोई जवाब ना दिया था। वह सामने देखकर किसी रक्षक के गुजरने का इंतजार कर रही थी। चलो आ जाओ, मैं छोड़ दूं। इब्तिहाज एक बार फिर अमसाल से मुखातिब हुआ था। जी नहीं, शुक्रिया। अमसाल ने अगले ही लम्हे साफ इनकार कर दिया था। आ जाओ, काफी देर हो गई है, इस वक्त अकेली नहीं जाओगी तुम। इब्तिहाज ने एक और कोशिश की थी। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। अमसाल चिढ़ते हुए बोली थी। ठीक है। इब्तिहाज इस 5 फुट 4 इंच की लड़की को घूर रहा था और खुद भी ढीठ बनकर वहीं खड़ा हो गया था। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे, जाएं। काफी देर बाद अमसाल बोली थी। क्योंकि जिम्मेदारी हो तुम हमारे, मेरे साथ नहीं जाना, फाइन, ऑफिस की गाड़ी तुम्हें छोड़ देगी। इब्तिहाज ने गाड़ी गेट पे बुलवाई थी और अमसाल को अंदर बिठाकर ही थम लिया था। अंदर और भी एम्प्लॉयज मौजूद थे। हैदर अब एक सर्जन बन चुका था, इसलिए अस्पताल की तमाम जिम्मेदारियां उसी ने संभालनी थी। पूरे अस्पताल को चलाना कोई आसान काम ना था, इसलिए हैदर अब कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गया था। एक डॉक्टर की जिंदगी हरगिज भी आसान नहीं होती। जब भी किसी को आपकी जरूरत हो, अपना काम खुशी हो या गमी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मरीज की मदद को पहुंचना होता है। मसीहा बनना कोई आसान बात नहीं, बहुत सी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है इस फरीजे को अंजाम देने के लिए। महारानी तो काम करती ही नहीं है, बदतमीज औरत, अमसाल ने दिल में सोचा था। मैं सर को खुद जवाब दे दूंगी, आप इसकी फिक्र ना करें। अमसाल को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एक तो इसकी तबीयत खराब थी, ऊपर से जेब अपनी हद तक अमेज बातों से दिमाग घुमा रही थी। तुम इंटर्न हो, वही बन के रहो, ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। जेब गुस्से से तकरीबन चीखी थी। क्या हो रहा है ये सब? इससे पहले कि अमसाल कुछ बोलती, इब्तिहाज की गुस्से से भरपूर आवाज आई थी। इब्तिहाज सब कुछ पीछे खड़ा सुन रहा था और अब उससे मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोल पड़ा। इब्तिहाज की आवाज पे अमसाल ने एक बार फिर गर्दन उठाई थी, जबकि जेब तो पूरी की पूरी हिल गई थी। सर, ये आपकी सेक्रेटरी मुझ पे अपना रोब झाड़ रही है। अमसाल ने एक ही बार में सारा हिसाब बराबर कर दिया था और कहकर अपने काम में लग गई थी। जेब, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैनर्स भूल गई हो आप? गंवारों की तरह चीख रही हो। ये मेरा ऑफिस है, कोई मछली बाजार नहीं। इब्तिहाज अपने सख्त लहजे में जेब से मुखातिब हुआ था। सर, इनकी भी गलती नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं वक्त पे काम सबमिट नहीं करवा सकी। बस इसी वजह से थोड़ी बहस हो गई। आई एम सॉरी। जेब से पहले अमसाल बोली थी और सब क्लियर किया था। इब्तिहाज की इतनी डांट काफी थी, वो मजीद तमाशा नहीं चाहती थी। तुम क्यों सॉरी कर रही हो? सब कुछ सुन रहा था मैं पीछे खड़ा। इब्तिहाज का लहजा एकदम ही तब्दील हो गया था अमसाल से बात करते हुए, नर्म और प्यार भरा, और ये चीज जेब ने नोट की थी। पीर का दिन था, आज भी अमसाल अपना काम कर रही थी, लेकिन सर में शदीद दर्द होने की वजह से उससे काम ना हो पा रहा था। अमसाल को अपनी तबीयत खराब होती हुई महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद से अमसाल का इब्तिहाज से सामना नहीं हुआ था। मिस अमसाल, आपको जो काम दिया वो हो गया? जेब अचानक से आधम की थी। नहीं मैम, अभी नहीं हुआ है, मैं कर रही हूँ। अमसाल ने अपनी झुकी गर्दन उठाते हुए जवाब दिया। तुम्हें काम दिए हुए 2 घंटे होने वाले हैं, इतना सा काम था, और कब करोगी? जेब का लहजा तेज था।
मैम बस थोड़ी देर में मुकम्मल करके दे दूंगी, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अमसाल ने तफसीली जवाब दिया था। हाँ, तुम इंटर्न्स के यही बहाने होते हैं और तबीयत खराब हो जाती है। जेब बदतमीजी करने लगी थी। आप कहना क्या चाह रही हैं? अमसाल की बर्दाश्त अब खत्म हो गई थी और उसने भी सख्ती से जवाब दिया था। यही कि अपने ड्रामे बंद करो और फटाफट काम करो। जेब की आवाज थोड़ी बुलंद हुई थी। उसे अमसाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं है मैम, और ना ही मुझे ऐसे ओछे अटकंदे इस्तेमाल करने की जरूरत है। और हाँ, आप थोड़ी तमीज से बात करें तो बेहतर होगा। अमसाल ने तमीज के दायरे में रहकर अच्छी सुनाई थी इसे। उससे कहाँ बर्दाश्त होती थी कोई बात। एक्सक्यूज मी, मुझे ना सिखाओ तुम कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझी? जरा जल्दी हाथ चलाओ, मुझे ये सर इब्तिहाज को भी दिखाना है। और वो इतने फारिग नहीं है कि तुम महारानी बनकर आहिस्ता काम करोगी और वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। जेब तिनक कर बोली थी। अमसाल को इतनी खुशी हो रही थी कि ज़ैद को डांट पड़ी थी। वो बिला वजह उससे बदतमीजी कर रही थी और अपना रौब झाड़ रही थी। अमसाल में दिल में इत्तेहाद को दुआएं दी थी। मिस ज़ैद, आप शायद इस कंपनी के रूल्स भूल गए हैं। जब वो कह रही हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्यों सुना रही हैं उसको? आप इस कंपनी की एम्प्लॉय हैं तो जरा हद में रहें अपनी। और ये फाइल तो मुझे देखने में भी नहीं आज है। आपसे किसने कहा कि इन्हें ये दें? इब्तिहाज जब की ठीक ठाक क्लास ली थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी अमसाल से कोई बदतमीजी करे और वो बर्दाश्त कर ले? जेब अक्सर अमसाल को इजाफी काम दे देती थी सिर्फ अपने हसद के नतीजे में। सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जेब ने गर्दन झुकाई थी। से सॉरी टू हर। इब्तिहाज का इशारा अमसाल की तरफ था। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, अमसाल बोली थी। और इस वक्त जेब की इससे नफरत और बढ़ गई थी। वट एम आई सेइंग टू यू जेब? इब्तिहाज के लहजे में सख्ती और रौब था। सॉरी। जेब अमसाल पे सॉरी कहने का एहसान करके चली गई थी। कंटिन्यू योर वर्क कहकर इब्तिहाज भी मीटिंग की तरफ जाने बढ़ गया था। जेब अपनी टेबल पे आई और गुस्से में टेबल पर रखी फाइल्स गिरा दी थी। आज अमसाल की वजह से इब्तिहाज ने उसकी बेइज्जती की थी। जेब बहुत पहले से नोट कर रही थी। इब्तिहाज के लहजे में अमसाल के लिए अलग किस्म की नरमी और फिक्र। उसका अमसाल को अपने ऑफिस में बुलाना, वरना तो इब्तिहाज ने कभी किसी को अहमियत ना दी थी। यहाँ तक कि ज़ेब को भी कभी इजाज़त ना थी कि बिला वजह उसके ऑफिस में खुद से आने की। इत्तेहाज के हर अंदाज में उसे महसूस हो रहा था कि अमसाल कुछ खास अहमियत रखती है और यही अमसाल से उसकी नफरत की वजह थी। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा अमसाल, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मेरी इत्तेहाद सिर्फ मेरा है, तुम मुझसे मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकती। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे और इत्तेहाद के दरमियान जो भी आया मैं उसे तबाह कर दूंगी। जेब के लहजे में नफरत ही नफरत थी। अब वो किसी मौके के इंतजार में थी। सारे इंटर्न्स में सिर्फ 5 लोगों को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पे इंतखाब किया गया था, जिन्हें बाद में जॉब ऑफर की जाती। जब ज़ेब को पता चला कि अमसाल का नाम भी उन लोगों में शामिल है तो उसको मजीद चिढ़ होने लगी थी। ये वो तो चाहती थी कि अमसाल जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए, लेकिन इब्तिहाज तो उसे यहीं रोकने के चक्कर में था। ज़ेब काफी दिनों से मौका तलाश रही थी और आज उसे मौका मिल गया था। इत्तेहाज, मिराज और जहांगीर साहब आज सुबह से ही किसी साइट की विजिट पे गए हुए थे। ज़ेब ने ऐसे हालात पैदा किए थे कि अमसाल को देर तक कंपनी में रुकना पड़ गया था। ज़ेब ये काम करने में इसलिए कामयाब हो गई थी क्योंकि इब्तिहाज मौजूद ना था और उसकी मौजूदगी में ज़ेब की इतनी हिम्मत ना थी ये सब करने की। अमसाल तमाम काम मुकम्मल करके अब अपने घर के लिए निकल रही थी। अपने घर वो पहले ही अपने देर से आने की इत्तला दे चुकी थी। 7 बजे का वक्त हो रहा था और तकरीबन ऑफिस खाली हो चुका था। अमसाल चूंकि अकेली ही थी इसलिए लिफ्ट में भी अकेली थी। अभी लिफ्ट ना चलना शुरू ही किया था कि अचानक अंधेरा छा गया और लिफ्ट झटका खाकर रुक गई थी। खस कम जहां पाक, यहीं पड़े मरोगी अब तुम। जेब शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए अब ऑफिस से बाहर निकल गई थी। कोई है, प्लीज मुझे बाहर निकालें। अमसाल लिफ्ट का दरवाजा पीटते हुए पूरी कुव्वत से चीख रही थी। वो नहीं जानती थी कि लिफ्ट कहाँ फंसी है। इमरजेंसी बटन दबाने से भी कुछ न हो रहा था क्योंकि लिफ्ट को उसकी पावर सप्लाई से बंद किया गया था। प्लीज दरवाजा खोलें, मैं यहाँ फंस गई हूँ। अमसाल मुसलसल मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वहां कोई होता तो सुनता। लिफ्ट में अंधेरा ही अंधेरा था और अब तो अमसाल का सांस भी घुटने लगा था। मोबाइल में चार्ज की कमी की वजह से फ्लैश लाइट भी नहीं चल सकती थी। अमसाल अपने घर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लग रही थी।
कुछ देर बाद अमसाल ने दोबारा अपने घर में कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हाथों की कपकपाहट की वजह से मोबाइल नीचे गिर गया था। नहीं, प्लीज नहीं। अमसाल अंधेरे में यहाँ वहाँ हाथ मार रही थी अपने मोबाइल की तलाश में। या अल्लाह, मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से बाहर निकलवा दें। या अल्लाह, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दें। अमसाल के लबों से सिर्फ दुआ निकल रही थी। अंधेरे में मोबाइल तलाश करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अमसाल ने कोशिश जारी रखी थी और बिलाखिर उसको मोबाइल मिल गया था। एक उम्मीद जागी थी, लेकिन अगले ही लम्हे खत्म भी हो गई थी। मोबाइल बंद हो चुका था। कोई है, निकालो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। अब तो अमसाल बोल भी ना पा रही थी। मुसलसल रोके और चीख के आवाज अब निकलने से इनकारी थी। डर और गर्मी की वजह से मजीद हालत खराब हो रही थी। अमसाल अपनी हिम्मत खो रही थी। 8:30 बजे का वक्त हो रहा था जब इत्तेहाद दोबारा कंपनी आया था, कोई फाइल लेने। शायद नहीं, यकीनन अल्लाह ने अमसाल की गुजारिश सुन ली थी और उसके लिए इत्तेहाद को फरिश्ते के तौर पर भेजा था। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? इत्तेहाद अपने ऑफिस से बाहर आया था और अब जाने के लिए निकल रहा था जब उसे नस्वानी आवाज सुनाई दी। इत्तेहाद आवाज की सिमत तेजी से बढ़ा था, साथ ही उसे कुछ ठोकने की भी आवाज आ रही थी। प्लीज कोई तो सुन ले, मेरी मदद करें। इत्तेहाज को एक बार फिर आवाज आई थी और अब वो लिफ्ट तक पहुंच चुका था। कौन है अंदर? इत्तेहाज ने अपनी भारी मर्दाना आवाज में पूछा। बाहर से किसी की आवाज सुन के अमसाल की फिर उम्मीद बंधी थी और वो जो निढाल सी होके बैठ गई थी अब दोबारा खड़ी हो चुकी थी। प्लीज मुझे बाहर निकाले, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अमसाल ने दरवाजा बजाते हुए बोला था। अमसाल, घबराओ नहीं, मैं इब्तिहाज हूँ, मैं अभी निकलवाता हूँ तुम्हें बाहर। तुम हिम्मत रखो। अमसाल की आवाज तो इब्तिहाज करोड़ों में पहचान सकता था। अमसाल की आवाज सुन के इब्तिहाज की अपनी हालत खराब हो गई थी। सर प्लीज जल्दी करें, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अमसाल की आवाज बहुत मध्यम थी और फिर आना बंद हो गई थी। अमसाल होशो हवास से बेगाना हो गई थी। अमसाल, डेमेट! इब्तिहाज ने दरवाजे पे लात मारी थी, फिर बाहर की तरफ भागा और गेट पे मौजूद वॉचमैन को बुला के लिफ्ट खोलने का कहकर वापस आ गया था। अमसाल, प्लीज जवाब दो मुझे, बस लिफ्ट अभी खुल जाएगी। अमसाल, इत्तेहाज दीवानों की तरह अमसाल को पुकार रहा था। बाहर रहकर उसकी हालत अजीब हो रही थी, हजार किस्म के वसवसे आ रहे थे। ज्यादा वक्त न गुजरा था और लिफ्ट स्टार्ट हो गई थी। इत्तेहाज ने फौरन से बटन दबाया था, लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने अमसाल बेहोश पड़ी थी। अमसाल, उठो मेरी जान। इत्तेहाज फौरन अंदर गया था और अमसाल का गाल थपथपाते हुए बोला था। अमसाल में कोई हरकत न हो रही थी, वो बेहोश थी और सांस भी बहुत मध्यम चल रही थी। इत्तेहाज ने अमसाल को अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अंदर आकर अमसाल को सोफे पे लेटाया था। इत्तेहाज को इस वक्त अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। अमसाल, प्लीज आंखें खोलो, ऐसा ना करो मेरे साथ। इत्तेहाज मुसलसल अमसाल के हाथ मसल रहा था। इत्तेहाज को कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या करे। दिमाग बिल्कुल माफ हो गया था। दिमाग में एक झमाका हुआ था और अगले ही पल इत्तेहाज ने हैदर को कॉल की थी और तमाम सूरत हाल बताई थी। हैदर ने सबसे पहले इत्तेहाज को हौसला दिया और फिर कुछ हिदायत देकर उस पर अमल करने को कहा था, ताकि हमसाल होश में आ सके। इत्तेहाज ने हैदर की दी गई हिदायत पे अमल किया था और अब अमसाल के चेहरे पर पानी की छींटे मार रहा था, जिससे अमसाल अब होश की दुनिया में लौट आ रही थी। अमसाल ने थोड़ी आंखें खोली थी और जैसे ही कुछ देर पहले गुजरा वाकया याद आया तो हड़बड़ा के उठ बैठी। तुम ठीक हो? इत्तेहाज ने दिल में अपने रब का शुक्र अदा करते हुए पूछा। उसके चेहरे और लहजे दोनों में फिक्र वाजे थी। जी ठीक हूँ। इत्तेहाज के बोलने पे अमसाल सोचों से बाहर आई थी। आर यू श्योर? हॉस्पिटल चलें? इत्तेहाज घुटनों के बल अमसाल के सामने बैठा था। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बाहर निकलवाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे वालिदैन परेशान होंगे। अमसाल बोलते हुए खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हें खुद छोड़ूंगा और तुम मना नहीं करोगी, इत्तेहाज हतमी अंदाज में बोला था। अमसाल, जो कि थोड़ी देर पहले होने वाले वाकये के सदमे में थी, इसलिए कुछ ना बोली, वरना अगर आम हालात होते तो वो कभी इत्तेहाज के साथ न जाती। अमसाल जब घर पहुंची तो 10 बजने वाले थे। उसके वालिदैन बहुत परेशान थे क्योंकि अमसाल का फोन भी बंद जा रहा था। कहाँ थी तुम अमसाल? जुबारिया बेगम फौरन इसकी बड़ी तरफ बढ़ी थी। उसको अंदर तो आने दें जुबारिया, हमदान साहब बोले थे। बेटा, इतनी देर कर दी आपने आने में और आपका मोबाइल भी बंद जा रहा था, हम बहुत परेशान हो गए थे। अमसाल जब अंदर आके बैठ गई तो हमदान साहब गोया हुए।
अमसाल अपने वालिदैन को कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये के बारे में सब बताया था कि कैसे वो फंसी और कैसे उसे निकाला गया। अब तुम कल से नहीं जाओगी वहाँ, जुबारिया बेगम ने ऑर्डर जारी किया था। कोई बात नहीं बेगम, हादसा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बेटी को घर में बंद कर लें। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। पापा की जान, जाओ तुम मुँह हाथ धो कर आओ, फिर खाना खाते हैं। हमदान साहब अमसाल को सीने से लगाए बैठे थे, पहले अपनी जोजा और फिर बेटी से मुखातिब हुए थे। जी सर, आपने बुलाया। ज़ेब इत्तेहाज के ऑफिस में खड़ी थी और इत्तेहाज को आज कुछ ज्यादा ही पुरजोश लग रही थी। आज अमसाल नहीं आई थी और उसे लगा था वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। क्या है ये सब? इत्तेहाज ने तमाम तस्वीरें जो प्रिंट करवाई थी ज़ेब के मुंह पर दे मारी थी। ज़ेब इस सब के लिए तैयार ना थी, उसकी हल्की सी चीख निकली थी। सारी तस्वीरें नीचे बिखरी पड़ी थी। सर ये क्या है? मैं ज़ेब जो पहले ही डर गई थी, नीचे पड़ी तस्वीरें देखकर उसकी हवा ही खुश्क हो गई थी। चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद था। ज़ेब मजीद कुछ कहते इससे पहले इत्तेहाज ने उसकी बात काटी। क्या मकसद है तुम्हारा? सच उगल दो वरना मुझसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। इत्तेहाज ने ज़ेब की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ज़ेब ने अपने तौर पर सफाई दी थी लेकिन उसके सामने भी वीर इत्तेहाद जहांगीर खड़ा था। अच्छा चलो फिर नाम बताओ उसका जो मेरी मासूम सेक्रेटरी को फंसा रहा है। इत्तेहाद का लहजा एकदम ही तब्दील हुआ था। सर ये अमसाल का ही काम है, मुझे नहीं पता उसे क्या मसला है मुझसे। जैब ने कंपनी में लगे कैमरों को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया था। मैंने कहा था मुझे सच सुनना है, यू ब्लडी। इत्तेहाद दहाड़ा था। छोटे मीर लैंग्वेज। मेराज ने इत्तेहाद को तंबीह की थी, जो भी था जेब एक लड़की थी। क्या मसला है तुम्हें अमसाल से? बताओ क्यों किया ये तुमने? और अब झूठ मत बोलना वरना कसम से शूट कर दूंगा तुम्हें। इत्तेहाज का बस नहीं चल रहा था और न अब तक वो ज़ैब की जान ले चुका होता। इत्तेहाज रास्ते में अमसाल से कुछ पूछ चुका था और ये भी कि वो इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रही थी। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपने बाबा और बड़े भाई से डिस्कस किया था। इत्तेहाज और मिराज को यकीन था कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया है, वरना इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक बार पता लग जाए कि ये किसका काम है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। इत्तेहाज अपने कमरे के टेरेस पे खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। सोचो कि तमाम धागे आज होने वाले वाक्य से जुड़े थे। इत्तेहाज की आंखें गुस्से के सबब लाल अंगारा हो रही थी। इत्तेहाद सोच चुका था कि कल उसे क्या करना है। इस वक्त इत्तेहाद अमसाल के बारे में सोच रहा था, न जाने वो कैसी होगी। होने वाले वाकये के अगले ही दिन अमसाल को तेज बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वो ऑफिस न आई थी। जब इत्तेहाद को अमसाल की गैर मौजूदगी का पता चला तो इसकी फिक्र में मजीद इजाफा हो गया था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सिर्फ फोन पे उसकी खैरियत मालूम की थी। इत्तेहाद ने ऑफिस आते ही सबसे पहला काम जो किया था वो था सर्विलेंस कैमरे चेक करना, जो कि उसने रिकॉर्डिंग में देखा था और उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। इत्तेहाद ने कुछ तस्वीरों की प्रिंट आउट निकालने का ऑर्डर दिया था और साथ ही मेराज को भी बुला लिया था। सब कुछ देखकर मेराज भी शदीद गुस्सा आया। ये मामला न सिर्फ अमसाल का था बल्कि कंपनी की रेपुटेशन का भी था। अब वक्त था मुजरिम को सजा देने का। मेरे ऑफिस में आओ 5 सेकंड के अंदर। इत्तेहाद ने जैब को कॉल करके बुलाया था और अपनी बात कहते ही फोन रख दिया था। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे जब आप उसकी परवाह करते हैं, ज़ेब अचानक बोली थी। अब पकड़ी गई थी तो सच ही बोलने लगी थी। ज़ेब की बात पे इब्तिहाज और मेराज दोनों चौंके थे। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे इब्तिहाज, मैं नहीं देख सकती आपको किसी और की फिक्र करते हुए। जब से आपको पहली बार देखा था और आपके साथ काम किया, न जाने कब आपकी असीर हो गई मैं। प्लीज इब्तिहाज मुझे अपना साथ दे दें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ज़ेब इज़हार मोहब्बत कर रही थी। लो जी, एक और उम्मीदवार का इजाफा हो गया। मिराज अपने आप में बड़बड़ाया था। बकवास बंद करो अपनी, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? इब्तिहाज का दिमाग ही घूम गया था। ये सब फजूलियात सुन के बकवास नहीं है, ये मेरा हाले दिल है। ज़ेब कदम बढ़ाने के इब्तिहाज की तरफ आई थी। दिल तो कर रहा है इतना जोरदार थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे मुंह पे कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए, लेकिन मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। इत्तेहाद ने जब से अपनी मुठ्ठियां बींच ली थी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है ये बात? ज़ेब रोते हुए बोली थी। तुम मर जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजीद कोई बकवास अपने मुंह से ना निकालना वरना फॉरगेट इट, कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यू आर फाइड। इत्तेहाद झाड़ा था और साथ ही टर्मिनेशन लेटर भी उसकी तरफ उछाला था। नहीं प्लीज ऐसा मत करें, ज़ेब ने इत्तेहाद का हाथ पकड़ लिया था। हाउ डे यू टच मी,
इत्तेहाज ने ज़ेब का हाथ झटका था। शुक्र करो तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, वरना पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगी। इत्तेहाज ने नफरत भरे लहजे में कहा था। प्लीज इत्तेहाज, मुझे खुद से दूर ना करें। ज़ेब इल्तिजा कर रही थी। निकलो यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना इस मुल्क में तो क्या पूरी दुनिया में तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। अभी जानती नहीं हो तुम मुझे। गुस्से से झंगारते हुए इत्तेहाज बाहर चला गया था। ज़ेब को उसकी बुराई का अंजाम मिल गया था और आखिर को बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। ज़ेब जिसके इत्तेहाज पे बहुत इज्जत करता था, आज उसकी नजरों में कहीं बहुत नीचे गिर चुकी थी और अब जलील होकर निकाली गई थी। उस दिन होने वाले वाकये के बाद से कुछ भी ना हुआ था। अमसाल वैसे ही रोजमर्रा की तरह दोबारा आ रही थी। इत्तेहाज ने अमसाल को कुछ ना बताया था कि ये किसका काम था, क्योंकि उसकी वजह भी बतानी पड़ती और इत्तेहाज किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करना चाहता था। अमसाल ने एक बात पे जरूर गौर किया था और वो थी कि ज़ेब की गैर मौजूदगी। आज इंटर्नशिप का आखिरी दिन था और सब लोग इत्तेहाज से अपना सर्टिफिकेट लेने आ रहे थे। सबसे आखिर में अमसाल की बारी आई थी और वो अब इत्तेहाज के ऑफिस में खड़ी थी। बैठो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इत्तेहाज ने पूछा था। जी मैं ठीक हूँ, अमसाल ने बैठते हुए जवाब दिया था। आपको बहुत मुबारक हो मिस अमसाल, आपका नाम उन 5 लोगों में शामिल है जिन्हें वैकेंसी पे जॉब ऑफर की जा सकती है। इत्तेहाद सर्टिफिकेट में साइन करते हुए बोल रहा था। बहुत शुक्रिया सर। अमसाल बहुत खुश थी। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना कोई आसान न था। हम्म, हेre's योर सर्टिफिकेट। अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके। इत्तेहाद अमसाल की तरफ सर्टिफिकेट बढ़ाते हुए बोला था। शुक्रिया, मेरा तजुर्बा भी बहुत अच्छा रहा यहाँ काम करके। अमसाल ने सर्टिफिकेट लिया था। सर मैं आपसे माफी चाहती हूँ उस दिन के लिए जिस दिन मैंने आपसे थोड़ी बदतमीजी की थी। अमसाल नदामत भरे लहजे में बोली थी। अरे नहीं, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी वजह से तुम्हें रुकना पड़ा। अगर अमसाल की जगह कोई और बदतमीजी करता तो इत्तेहाज उसे कब्र में उतार देता, लेकिन यहाँ तो अमसाल थी ना। उस दिन थकन की वजह से सर में शदीद दर्द हो रहा था, न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। अमसाल ऐसी ही थी, किसी का दिल नहीं तोड़ सकती थी अपने रवैये से। सर नहीं, इत्तेहाज बोल सकती हो तुम। इत्तेहाज को मजा आ रहा था अमसाल से बातें करने और अब वो यहाँ वहाँ की बातें करके उसे रोकना चाहता था। नहीं, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ, आप सीनियर हैं मेरे और बॉस भी। खैर आप मेरी शादी में आएंगे? अमसाल को याद आने पर अचानक बोली थी। हाँ तो जाहिर है, मेरे बगैर शादी कैसे करोगी तुम? इत्तेहाज रवानी में बोल गया था। जी मैं समझी नहीं। अमसाल को इत्तेहाज की बात हरगिज समझ न आई थी। कुछ नहीं, ऑफिस की गाड़ी में चली जाना तुम। इत्तेहाज ने बात बदल दी थी। शुक्रिया सर, लेकिन मैं रहान के साथ जाऊंगी। अमसाल ने जवाब दिया था। सिर्फ दोस्त है ये तुम्हारा? इत्तेहाज को अरहान का जिक्र अच्छा नहीं लगा था। वो मुझे पसंद करता है। अमसाल अरहान की पसंदीदगी महसूस कर चुकी थी, बिना किसी तासुर के जवाब दिया था। अच्छा तुम करती हो? इत्तेहाज ने कुछ सोचते हुए पूछा था। मैंने इस लिहाज से कभी सोचा नहीं किसी के बारे में, लेकिन शादी तो किसी न किसी से होनी ही है, तो अरहान से ही सही। अमसाल को खुद समझ ना आ रहा था कि वो ये सब इत्तेहाज को क्यों बता रही थी। इत्तेहाज एक साहिर था और वो किसी को भी अपनी बातों में उलझा सकता था। बिल्कुल, शादी तो होनी ही है। इत्तेहाज अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोल रहा था। जी इसीलिए तो पूछ रही हूँ, आप आएंगे ना? मैं दावतनामा दूंगी आपको। अमसाल आम से अंदाज में बोली थी। हाँ बिल्कुल, दावतनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बगैर तुम कैसे शादी कर सकती हो? इत्तेहाज ने फिर वही बात कही थी। क्यों नहीं कर सकती? अमसाल ने उलझते हुए पूछा था। इत्तेहाज के मतलब था वो कभी नहीं पहुंच सकती थी। बस नहीं कर सकती, मुझे मीटिंग में जाना है। अल्लाह हाफिज। इत्तेहाज के इस लहजे में सख्ती थी और वो अमसाल को अपने ऑफिस से निकालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दे। जी अल्लाह हाफिज, नसीब में हुआ तो फिर कभी मुलाकात होगी, कहकर अमसाल ऑफिस से बाहर निकल गई थी। जल्द होगी जाने मन। इत्तेहाज मुस्कुराते हुए बोला। अब आगे उसे क्या करना था ये तो वही जानता था। अरहान अमसाल को पसंद करता था, ये बात अमसाल बहुत पहले से महसूस कर चुकी थी, लेकिन अमसाल के दिल में अरहान के लिए ऐसे कोई जज्बात न थे। वो इस मामले में ज्यादा ना सोचती थी। अरहान ने एक दिन अमसाल से खुद ही अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था और अपने वालिदैन को रिश्ता भेजने के लिए की इजाजत ली थी। अमसाल ने भी कह दिया कि जो उसके वालिदैन का फैसला होगा वही उसका फैसला होगा। इजाजत मिलते ही अरहान ने जल्द अज जल्द अपने वालिदैन को अमसाल की तरफ भेजा था। वो अमसाल को खोना नहीं चाहता था। अमसाल के वालिदैन ने भी अपनी तरफ से तसल्ली करके हाँ कर दी थी और इस तरह दोनों की मंगनी हो गई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। अरहान जो अमसाल के साथ अपनी आइंदा जिंदगी के हसीन ख्वाब देखता था,
वो पूरे होने थे या नहीं ये कोई नहीं जानता था। अमसाल भी नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होगा। वो तो अपने वालिदैन के फैसले से खुश थी। इत्तेहाज ने अमसाल के पीछे अपने वफादार मुलाजिम लगाए हुए थे जो उसे पल पल की खबर देते थे। जब इत्तेहाज को पता चला कि इमसाल की अरहान से मंगनी हो गई है तो उसका गुस्सा और तेज किसी सूरत काबू में न आ रहा था। इत्तेहाज सही मौके का इंतजार कर रहा था क्योंकि अब उसे कुछ करना था जल्दी करना था। मंगनी होने के 3 दिन बाद अरहान बहुत बुरी तरह पिट के घर आया था। सब परेशान हो गए थे। खुद अरहान को भी समझ ना आ रहा था कि उसके साथ ये क्यों हुआ और किसने करवाया। जब अमसाल और उसके घर वालों को इस बात की खबर हुई तो वो लोग अरहान से मिलने उसके घर पहुंचे थे। अरहान ये सब कैसे हुआ? अमसाल जो कि अरहान के साथ लॉन में बैठी हुई थी फिक्रमंदी से गोया हुई। लड़ाई हो गई थी बस अरहान ने झूठ का सहारा लिया था। ऐसे कैसे लड़ाई हुई जो तुम्हें इतनी चोट आई है? सच सच बताओ अरहान। अमसाल ने एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा था। सच ही तो बता रहा हूँ, वो लोग ज्यादा थे और मैं अकेला, ये तो होना था। अरहान ने मिसने सी शक्ल बनाकर सफाई पेश की थी। तो तुमने खुद को ब्रूस ली समझा हुआ है जो अकेले मुकाबले के लिए पेश हो गए। अमसाल को अरहान पे शदीद गुस्सा आ रहा था। हा हा हा, नाइस जोक, अरहान ने कह कहा लगाया था। शुक्र करो तुम्हारे दांत बच गए हैं, इसीलिए इन्हें अंदर करो वरना मैं तोड़ दूंगी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, अमसाल दांत पीसते हुए बोली थी और उठकर जाने लगी थी। उसे अरहान की बात पे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा ना, कोई और बात करते हैं, हर वक्त डांटती हो। अरहान ने अमसाल का हाथ पकड़कर उसे रोका था। बात ही तो नहीं करनी तुमसे, बैठो यहाँ पे मरो। अमसाल ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था। होने वाले शोर से ऐसे बात करते हैं यार, क्या हो गया है? अरहान ने अमसाल को खींचकर वापस बिठा दिया था। होने वाले हो, अभी हुए नहीं हो, और तुम कोई बात भी तो नहीं सुनते मेरी। क्या बोलूं मैं तुम्हें? अमसाल ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ना, सुनूंगा अब, अरहान मुस्कुराते हुए बोला था। उसे अच्छा लग रहा था अमसाल का उसके लिए फिक्र करना। अमसाल का सेकंड लास्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला था और इंटर्नशिप को खत्म हुए 1 महीना हो गया था जब उसे जहांगीर इंटरप्राइजेस से जॉब इंटरव्यू की कॉल आई थी। अमसाल बहुत खुश थी क्योंकि उसे इतनी बड़ी कंपनी में मुस्तकिल काम करने का मौका मिल रहा था। अमसाल वेटिंग लॉबी में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तुर्किश ब्लू रंग की घुटनों तक आती शर्ट पहन रखी थी, सफेद रंग का ट्राउजर था और हिजाब के स्टाइल में स्कार्फ बांधा हुआ था। मेकअप के नाम पे सिर्फ होंठों पे ग्लॉस लगी थी। अमसाल सादगी में बहुत प्यारी लगती थी। इत्तेहाज खुद इंटरव्यू ले रहा था क्योंकि ये इंटरव्यू उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए था। अब तक इत्तेहाज को कोई भी मुनासिब लड़की समझ ना आई थी। ये क्या मेकअप की दुकानें आई हुई हैं? जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं या फैशन शो में? इत्तेहाज चिड़े हुए अंदाज में अपने बड़े भाई से बोला था जो कि उसके साथ ही बैठा था। हा हा हा, मेरा आज ने बेख्तियार कह कहा लगाया था। अगर कोई ढंग की उम्मीदवार बाहर मौजूद हो जो फैशन शो में ना आई हो तो उसे अंदर भेज दो, बाकी सबको वापस भेज दो। वो मुझे सेक्रेटरी चाहिए, मॉडल नहीं। इब्तिहाज की गुस्सैली आवाज से फोन आ रही थी जो कि बाहर मौजूद एम्प्लॉय सुन रहा था। एक्सक्यूज मी मिस, आपका नाम क्या है? अमसाल जो कि फोन में कुछ देख रही थी, इस लड़के की आवाज सुनाई दी थी। अमसाल हमदान सिद्दीकी, अमसाल ने जवाब दिया था। आप अंदर तशरीफ ले जाएं। इस लड़के को अमसाल ही सबसे सादा लगी थी। अमसाल को अंदर भेजकर बाकियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। अस्सलाम वालेकुम, अमसाल दस्तक देकर दाखिल हुई थी। वालेकुम सलाम, बैठे। दोनों भाइयों ने सलाम का जवाब दिया था। मिराज ने साथ बैठने का कहा था जबकि अमसाल को देखकर इब्तिहाज का गुस्सा उड़न छू हो गया था। खाना पूरी के लिए इंटरव्यू लिया गया था जबकि इब्तिहाज तो सोच चुका था कि ये जॉब अमसाल को ही देनी है। आखिर को यही तो इसका बनाया गया मंसूबा था। आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, चलिए डिस्कस कर लें। इब्तिहाज फाइल में कुछ लिखते हुए बोला था। सर मैं चाहती हूँ पहले अपने वालिदैन और हान से इजाजत ले लूं, या यकीन दहानी के लिए उसके बाद ही कुछ कह सकती हूँ। अमसाल अपना स्कार्फ ठीक करते हुए बोली थी जिसकी वजह से उसके हाथ में मौजूद मंगनी की अंगूठी इत्तेहाज देख चुका था। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं तो आपको ये सब पूछ कर आना चाहिए था। खैर, आर यू एंगेज्ड? इत्तेहाज के लहजे में गुस्से और सख्ती का अंसर था। नजरें अमसाल की उंगली में मौजूद अंगूठी पे थी। मिराज ने कुर्सी पे रखे इत्तेहाज के हाथ पे अपना हाथ रखा था। मकसद उसे ठंडा रखना था क्योंकि वो इत्तेहाज को बहुत अच्छे से जानता था। जी सर, शायद आपको याद हो मैंने आपको बताया था और अरहान के बारे में, अमसाल ने जवाब दिया था। मिराज बज़ाहिर खामोश था। तुम पहले यहाँ काम कर चुकी हो इसलिए इतनी रियायत दे रहा हूँ। कॉल करके एचआर में बता देना, अब जा सकती हो तुम। इब्तिहाज अपने गुस्से पे काबू करते हुए बोला था लेकिन फिर भी लहजे की सख्ती छुपा नहीं पाया था।
अमसाल के जाते ही इत्तेहाज ने टेबल पर मौजूद तमाम चीजें हाथ मार कर फेंकी थी। महराज इत्तेहाज को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। छोटे मीर, क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? इत्तेहाज ने गुस्से में दीवार पर इतनी जोर से मुक्का मारा था कि अब वहां से खून निकलना शुरू हो गया था। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। जहाँ मेरे नाम की अंगूठी होनी थी वहां किसी और के नाम की अंगूठी है। बड़े मीर, मैं जान ले लूंगा उस अरहान की। इत्तेहाज गुस्से में दौड़ रहा था। छोटे मीर, जोश से नहीं होश से काम लो। ये वक्त जज्बात में आने का नहीं है। महराज इत्तेहाज को समझा रहा था, साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके जख्म साफ कर रहा था। इत्तेहाज अब ये सोच रहा था कि वो आगे ऐसा क्या करे कि अमसाल उसकी हो जाए। अमसाल ने अपने घर से इजाजत ले ली थी और जैसा इत्तेहाज ने कहा था उसने वैसे ही एचआर में कॉल करके बता दिया था। आज एक बार फिर अमसाल इत्तेहाज के ऑफिस में मौजूद थी। सर, मुझे आज से ज्वाइन करना है, अमसाल ने पूछा था। कल से करना, आज सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। इत्तेहाज की उंगलियां बहुत तेजी से लैपटॉप के पैड पे चल रही थीं। ठीक है सर, क्या आप मेरी थोड़ी सी रहनुमाई कर सकते हैं? मुझे क्या करना होगा? एक सेक्रेटरी के तौर पर अमसाल ने मदद तलब लहजे में इत्तेहाज से दरख्वास्त की थी। हाँ जरूर, तुम पहले जाके डॉक्यूमेंट्स साइन कर लो। इत्तेहाज के कहने पे अमसाल चली गई थी। जिन डॉक्यूमेंट्स की बात इत्तेहाज कर रहा था वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स थे। इत्तेहाज ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था और अब अमसाल का इंतजार कर रहा था। साथ ही टेबल पे मौजूद गेंद की शक्ल के शोपीस को घुमा रहा था। बेटो भाई, बैठ जाया करो, तुम मेरे कहे बगैर ऐसे खड़ी मत रहा करो। अमसाल के आने पे इत्तेहाज बोला था। जी, तो आप मेरे सारे काम करेंगी, जो मैं कहूंगा वो आपको करना होगा। मेरी मीटिंग डेट्स और बाकी का शेड्यूल भी आप ही बनाया करेंगी। मेरे ऑफिस आने से पहले आप अपनी जगह पे मौजूद हों, यानी कि ठीक 9 बजे। मेरे ऑफिस आने के ठीक 15 मिनट बाद आप मुझे एक कॉफी कप बनाकर देंगी और फिर मुझे मेरा शेड्यूल बताएंगी। अगर कॉफी बनाना नहीं आती तो कल तक का वक्त है, आपके पास सीख लें। और हाँ, अगर मुझे कॉफी अच्छी ना लगी तो आपको तब तक बनानी होगी जब तक वो मेरे मयार के मुताबिक ना हो। इसके अलावा आपको देर तक भी रुकना पड़ सकता है। जब तक मैं इस ऑफिस से बाहर ना निकलूं आप भी नहीं जा सकती। आखिरी बात ये कि आपको मेरे साथ ऑफिशियल डिनर या लंच भी अटेंड करना होंगे। मेरे ख्याल में मैंने बहुत तफसील से आपको बता दिया है, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। इफ्तिहाज की बात कुछ ज्यादा ही लंबी थी कि अमसाल भी सब सुन के ये महसूस कर रही थी जिससे वो इफ्तिहाज की गुलाम बन चुकी है। शुक्र है ये नहीं कहा कि मैं इस ऑफिस का झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना होगा, अमसाल ने दिल में सोचा। मेरी जगह बाहर वाली होगी ना, जो जैब मैम की थी? अमसाल ने तस्दीक अमेज लहजे में पूछा था। नहीं, तुम यहाँ होगी, उस रूम में। इत्तेहाज ने अपने ऑफिस में ही मौजूद एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। लेकिन सर, जैब मैम तो बाहर होती थी ना। पोजीशन तो एक जैसी ही है हमारी, अमसाल ने सोचते हुए कहा था। वो जेब थी, तुम अमसाल हो, और वैसे भी तुम्हें समझ आ जाएगी अपनी पोजीशन जल्द ही। इत्तेहाज ने अपनी बात पे जोर देते हुए कहा था। मैं कुछ समझी नहीं। ये इंसान वाकई में अमसाल की समझ से बाहर था। इत्तेहाज की बातों में अमसाल उलझ कर रह जाती थी। दिमाग पे ज्यादा जोर न डालो, समझ जाओगी वक्त के साथ साथ। कल से फिर बाकायदा आपकी जॉब का आगाज होगा। मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। इत्तेहाज अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था और साथ ही अमसाल भी खड़ी हो गई थी। माहा और अशमिल का निकाह हो गया था और आज दोनों अपने दोस्तों को ट्रीट दे रहे थे। अमसाल की जॉब पक्की हो गई थी, इसलिए सब इससे भी ट्रीट मांग रहे थे। मैं तो नहीं दे रही कोई ट्रीट व्रीट, अमसाल ने साफ इनकार किया था। कितने कंजूस हो तुम, हमसे ट्रीट ले ली और अब खुद की बारी आई तो बहाने। ये वहां बोली थी। हाँ हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो ट्रीट दे दे, अमसाल ने आंख मारते हुए कहा था। अमसाल के अंदाज पे सब हंस दिए थे, जबकि अरहान तो आज अमसाल में ही खोया हुआ था। वो इतनी प्यारी जो लग रही थी। अमसाल वैसे ही बहुत प्यारी थी और थोड़ा सा मेकअप इसे मजीद खूबसूरत बना देता था। ये अलग बात थी कि वो मेकअप बहुत कम करती थी। भाई बस कर दे, क्या नजर लगाएगा तू मेरी बहन को? रेहान, जो कब से अरहान को नोट कर रहा था, आखिर बोल पड़ा। रेहान के बोलने की देर थी कि सब इरहान को छेड़ने लगे थे। सब लोग इरहान को छेड़ने में मसरूफ थे, लेकिन अमसाल वो सिर्फ अलमीर को देख रही थी। अलमीर के चेहरे के तासुरात अचानक ही बदले थे और इन बदले तासुरात ने अमसाल को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया था। मंगनी वाले दिन भी अमसाल ने गौर किया था कि अलमीर बहुत बुझी बुझी सी थी और उस दिन जल्दी चली गई थी। ये कहकर के इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन तो अमसाल ने मान लिया था, लेकिन आज भी अलमीर के तासुरात का यूं बदलना, अमसाल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी और उसने अलमीर से इस बारे में बात करने का सोच लिया था। अमसाल जानती थी अलमीर को, वो किसी से हसद करने वाली न थी।
आज अमसाल का पहला दिन था और वो ऑफिस जल्दी पहुंच गई थी। इत्तेहाज के आने में अभी वक्त था। जब तक अमसाल इसका शेड्यूल तैयार कर रही थी, अमसाल थोड़ी घबराई हुई भी थी कि बहरहाल यह काम वो पहली बार कर रही थी और गलती की गुंजाइश सिफर थी। वक्त गुजरा और मीर इत्तेहाज साहब भी ऑफिस तशरीफ ला चुके थे। अमसाल इत्तेहाज को सलाम करके अब कॉफी बना रही थी। कॉफी बनाने में टाइम इसलिए लगा था क्योंकि अमसाल ने ये तो पूछना ही नहीं था कि अमसाल कैसी कॉफी पीता है। अल्लाह अल्लाह करके अपने हिसाब से कॉफी बनाई और इत्तेहाज की ऑफिस की तरफ चल दी। इजाजत मिलने पर अंदर बढ़ी और कॉफी इत्तेहाज के सामने टेबल पर रखी। इत्तेहाज खुद लैपटॉप पे कुछ देर देख रहा था। अमसाल अब अपना आईपैड लाई थी ताकि इत्तेहाज को इसका शेड्यूल दे सके। ये उसे ऑफिस की तरफ से ही मिला था। अमसाल के मुताबिक बड़े लोगों के बड़े बड़े चौंचले। अमसाल इत्तेहाज के अगले हुक्म के लिए खड़ी थी कि वो कहे तो वो इसे बताना शुरू करे। इत्तेहाज की नजरें लैपटॉप पर ही मरकूज थी और इसने हाथ बढ़ा के भाप उड़ाती कॉफी का कप मुंह से लगाया। अमसाल तो बस इत्तेहाज को आंखें फाड़े ये खोलती हुई कॉफी पीते देख रही थी। कॉफी का घूंट मुंह में ले रही इत्तेहाज के चेहरे के तासरात बिगड़े थे। उसने कॉफी को देखने के बाद अमसाल को घूरा था। लगता है जबान जल गई सर की, इतनी गर्म कॉफी कौन पीता है भला। अमसाल दिल ही दिल में अंदाजे लगा रही थी, जबकि इत्तेहाज के घूरने पर उसे खतरे की घंटी सुनाई दी थी। ये क्या है? इत्तेहाद का लहजा सख्त मगर धीमा था। वो अपने कॉफी पे हरगिज भी समझौता नहीं कर सकता था। कॉफी है सर, अमसाल ने ऐसे कहा था जिससे इत्तेहाज को पता ही नहीं कि इसके हाथ में मौजूद कप के अंदर कॉफी है। मैं इस किस्म की कॉफी नहीं पीता। किससे पूछकर इसमें दूध डाला है तुमने? हाँ, और इतनी चीनी काफी है या शरबत? इत्तेहाज ने सुबह ही सुबह अमसाल की क्लास ले डाली थी, जबकि अमसाल की शक्ल तो रोने वाली हो गई थी। सर आपने बताया ही नहीं कि आप कैसे कॉफी पीते हैं। अमसाल ने गर्दन झुका के कहा था। अगर इत्तेहाज को देखती तो शायद रो देती, तो आप मुझसे पूछ सकती थी। खैर, दोबारा बना कर लाओ और इस बार बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ब्लैक कॉफी, नो मिल्क और हाँ चीनी 1 चम्मच। जा सकती हैं अब आप। इत्तेहाज ने शाहाना अंदाज में हुक्म जारी किया था, जबकि अमसाल बाहर चली गई थी। अमसाल के बाहर जाते ही इत्तेहाज मुस्कुराया था। कॉफी अच्छी थी लेकिन इत्तेहाद सुबह ब्लैक कॉफी पीता था। अमसाल को कुछ तंग भी तो करना था और वरना वो अमसाल के हाथ से जहर भी पीने को तैयार था। हाँ, समझते क्या है खुद को? ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जिससे गुलाम हूं मैं इनकी। मेरी इतनी अच्छी बनाई हुई कॉफी जिसकी सब तारीफ करते हैं, इनको अच्छी ही नहीं लगी। काली कॉफी पी पी के बिल्कुल कड़वे और बदजोक हुए। इतनी गर्म कॉफी पीते हैं कि इंसान के फेफड़े भी जल जाएं। दिल तो कर रहा है जहर मिला दूं। अमसाल ने पहली वाली कॉफी का कप पटका था और अब गुस्से में न जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए दूसरी कॉफी बना रही थी। अमसाल को ज्वाइन किए हुए अब 1 महीना मुकम्मल होने वाला था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था और वो अपना काम बहुत अच्छे अंदाज में अंजाम दे रही थी। लंच ब्रेक चल रहा था जिसके बाद एक बहुत अहम मीटिंग थी और इसमें अमसाल जहांगीर इंटरप्राइजेस की जानिब से प्रेजेंटेशन देने वाली थी। अमसाल कुछ घबराई हुई थी। एक तो पहली बार मुल्क के नामवर कंपनियों के सामने ऐसे बोलना था, दूसरा इस मीटिंग में जहांगीर साहब के साथ साथ फॉरेन डेलीगेशन भी आने वाली थी। अमसाल अपनी जगह पे बैठी प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वहां कोई गलती ना हो। अमसाल इत्तेहाद जो काफी देर से अमसाल की हरकतें देख रहा था, आखिरकार इसको आवाज दे ही दी थी। जी सर, कोई काम है आपको? अमसाल इत्तेहाद की आवाज सुनते ही बाहर आई थी। बस कर दो लड़की, क्यों इतना घबरा रही हो तुम? इधर आओ और बैठ के लंच करो, मैंने मंगवा लिया है। इत्तेहाद को सिर्फ अमसाल की फिक्र थी। इन कुछ हफ्तों के अरसे में इत्तेहाद और अमसाल की प्रोफेशनल ही सही मगर दोस्ती हो गई थी। नहीं सर, मुझसे नहीं खाया जाएगा अभी। मैं एक बार प्रेजेंटेशन चेक कर लूं कि कोई गलती तो नहीं। अमसाल कहते साथ ही वापस जाने लगी थी। इधर आकर बैठो अमसाल, मैंने प्रेजेंटेशन देख ली है, बहुत अच्छी बनी है। साथ ही भाई को भी दिखा चुका हूँ। अगर तुम इस तरह घबराओगी तो वहाँ हमारे मुतालबात को कैसे पेश करोगी? कम ऑन, तुम एक पुरइत्माद लड़की हो। इत्तेहाद अमसाल को हौसला दे रहा था। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आती हूँ लंच करके। अमसाल दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मैंने यही मंगवा लिया है, बैठ जाओ। इत्तेहाद के कहने पे अमसाल बैठ गई थी। लंच आ गया था और दोनों इसमें मसरूफ थे। साथ साथ इत्तेहाद यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था। इसका मकसद सिर्फ अमसाल को रिलैक्स करना था, जबकि अमसाल तो थी ही बातूनी, फौरन बातों में लग गई थी। ये तुम मुझे देखते ही मेरे सामने हमेशा खड़ी क्यों हो जाती हो? इत्तेहाद ने सोचते हुए सवाल किया था। क्योंकि आप मेरे बॉस हैं और ये मेरी ड्यूटी है। अमसाल ने जवाब दिया। बॉस हूँ लेकिन गुलाम नहीं हो तुम मेरी। इत्तेहाद ने फौरन जवाब दिया। एक बात पूछूं आपसे? अगर आपको बुरा न लगे तो
थोड़ी पर्सनल है। अमसाल को न जाने क्या सूझी थी। हाँ पूछो, इब्तिहाज ने खाते हुए जवाब दिया था। आपकी शादी हो गई? अमसाल ने आम से अंदाज में सवाल किया था। नहीं, अभी नहीं हुई। इब्तिहाज चौंका था इस सवाल पे। वैसे कोई पसंद है आपको? अमसाल ने एक और सवाल किया था। हाँ, बस बोल नहीं पा रहा हूँ उसको। इब्तिहाज ने अमसाल को अपनी नजरों के हिसार में लेते हुए कहा था, जबकि वो खाने में मगन थी। वाओ, तो बोल दें जल्दी से, इससे पहले कोई दूसरा उड़ा ले उसे। उप्स सॉरी, इम्तिहाल दोस्ताना अंदाज में बोली थी, लेकिन फिर एहसास हुआ था कि इब्तिहाज इसका दोस्त नहीं बॉस है। ऐसे कैसे ले उड़ेगा कोई, मैं पर काट दूंगा उसके। इब्तिहाज के लहजे में जुनून सा बोल रहा था। आजकल के जमाने में कुछ भी हो सकता है, अमसाल मुस्कुराते हुए बोली। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं। कोई मुझसे मेरी मोहब्बत को छीनने का सोचेगा भी तो इसका वो हाल करूंगा कि इसकी नस्लें तक याद रखेंगी। इत्तेहाद के लहजे में मौजूद जनूनियत को अमसाल ने महसूस किया था और एक पल को डर सी गई थी। अरे अरे, आप तो बिल्कुल नॉवल के हीरो के अंदाज में बोल रहे हैं। अमसाल ने माहौल को मज़ाहिया बनाने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई। हाँ, और अब हीरो वाला ही काम भी करना है। मंगनी तोड़वानी है इसकी। इब्तिहाज का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। व्हाट? उसकी मंगनी हो चुकी है? अमसाल जो कि नवाला मुंह में डालते वाली थी, इब्तिहाज की बात सुनकर वो हवा में रह गई थी। अमसाल लहजे में इस वक्त हैरतों का समंदर था। जी बिल्कुल। वैसे तुम बताओ, तुम क्या करती अगर मेरी जगह होती तो? इत्तेहाज अमसाल को देखते हुए सोच रहा था। पता नहीं, अमसाल को कुछ समझ ही ना आया कि क्या जवाब दे। मेराज सर की शादी होने वाली है, आप लोग तो काफी मसरूफ होते होंगे। अमसाल को आज पता नहीं क्या हो गया था जो वो इतनी बातें कर रही थी। इत्तेहाज तो यही सोच रहा था। हाँ, लेकिन हमारा इतना कोई काम नहीं होता। फिलहाल मामा बाबा और गुलाम दीन ही सब देखते हैं। इत्तेहाज ने जवाब दिया था। बहुत मुश्किल है शादी की शॉपिंग करना। मैं तो थक जाती हूँ बाजारों में घूम घूम कर इतनी गर्मी में। मेरी भी शादी की शॉपिंग चल रही है, जल्द ही शादी है। हमसाल अपनी दुखी दास्तान सुना रही थी, जबकि उसकी शादी का जिक्र शुरू होते ही इब्तिहाज की रगें तन गई थी। हाँ क्यों नहीं, बहुत जल्द। इब्तिहाज मायने खेज अंदाज में बोला था, लेकिन सामने अमसाल खाने में मसरूफ थी। लंच ब्रेक के बाद मीटिंग का आगाज हुआ था और अमसाल ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। सबने उसे सराहा था। जहांगीर साहब ने भी अमसाल की तारीफ की थी और वो पुरुमीद थे कि ये टेंडर इन्हें मिल जाएगा। इत्तेहाज भी अमसाल की कारकर्दगी से खुश था। वो अमसाल की सलाहियतों को पहचान गया था। कुछ देर बाद अमसाल इत्तेहाज के ऑफिस में आई थी। इजाजत मिलने पे जब वो अंदर दाखिल हुई तो नजर खिड़की के पास मौजूद वजूद पे पड़ी, जो लैब कोट पहनकर खड़ा फोन पे बात कर रहा था, जबकि इत्तेहाज किसी फाइल में सर दिए बैठा था। इत्तेहाज के कहने पे अमसाल कुर्सी पर बैठी थी और एक फाइल इत्तेहाज की तरफ बढ़ाई थी, जिसपे अब वो साइन कर रहा था। सर, आपकी तबीयत ठीक है? अमसाल से तजस्सुस के मारे रहा न जा रहा था, इसलिए पूछ बैठी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हो गया? अपने घर वालों और कुछ दोस्तों के अलावा सिर्फ अमसाल ही थी जिससे इत्तेहाज लंबे जुमले में बात करता था, वरना इसके जवाबन अक्सर मुख्तसर ही हुआ करते थे। वो ये डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे लगा शायद। अमसाल ने अपनी बात मुकम्मल ना की थी कि पीछे से कोई बोला था, अरे भाभी भी तशरीफ लाई हैं। हैदर शौक लहजे में बोला था, मुंह से अल्फाज फिसले थे। जहां अमसाल पूरी घूम के हैदर को अलजी नजरों से देख रही थी, वहीं इत्तेहाज ने अपना माथा पीटा था और हैदर को ऐसा घूर रहा था जिसे कह रहा हो, तू मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही क्यों खत्म कर रहा है। वो मेरा मतलब था कि सॉरी, मुझे लगा भाभी बैठी हैं। दरअसल मेरी भाभी भी पीछे से ऐसी ही दिखती हैं। हैदर को समझ ना आ रहा था कि कैसे बात संभाले, और फिर इसने इंतहा की भोंगी वजाहत दी थी, जिसे सुनते ही इब्तिहाज ने जब्त से आंखें बंद की थी। ये मेरा भाई है डॉक्टर हैदर यजदानी, और ये मेरी सेक्रेटरी है मिस अमसाल। इससे पहले कि हैदर मजीद कुछ फजूल बोलता, इब्तिहाज ने तारुफ करवाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई, अमसाल ने रस्मी जुमला कहा था। जवाब में हैदर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और अमसाल फाइल वापस लेकर चली गई। बस भी कर दे, अब इतना घूरेगा? गलती से मिस्टेक हो गई। हैदर की बात पे ना चाहते हुए भी इत्तेहाद के लब मुस्कुरा उठे थे। एक तरफ मीर मेराज की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं, तो दूसरी जानिब अमसाल की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। इत्तेहाद अब मजीद देर नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने सोच लिया था कि अब अमसाल को सब कुछ बता देगा। वो इसे बताएगा कि वो अमसाल से दीवानावार मोहब्बत करता है। वैसे भी इत्तेहाज किसी के बाप से नहीं डरता था। अगर अमसाल प्यार से मान जाए तो ठीक, वरना इत्तेहाज को अपनी पसंद हासिल करना आता है। अमसाल, चलो मेरे साथ। 2 बजे का वक्त हो रहा था जब इब्तिहाज अमसाल के पास आया था। कहाँ जाना है सर?
अमसाल ना समझी में पूछा। लंच पे जाना है हमें, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। इब्तिहाज ने घड़ी देखते हुए कहा। लेकिन सर, मेरे पास जो शेड्यूल है इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। अमसाल ने शेड्यूल देखते हुए कहा। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, अभी डिसाइड हुआ है, अब चलो भी। इब्तिहाज का बस नहीं चल रहा था, वरना वो अमसाल को गोद में उठा कर ले जाता। ओके सर, चलें। अमसाल को इब्तिहाज के तेवर ठीक न लग रहे थे। इससे पहले कि वो गुस्सा होता, अमसाल ने चलने में ही आफियत जानी। इब्तिहाज ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी थी और दोनों निकल के अंदर की जानिब बढ़ गए थे। वेटर दोनों को कोने में मौजूद एक टेबल के पास ले आया था जो कि इब्तिहाज ने बुक करवाई थी। सर, ये तो 2 लोगों की टेबल है। अमसाल ने हैरान होते हुए पूछा। इब्तिहाज बोला, करो, जहर लगता है सर मुझे तुम्हारे मुंह से। इब्तिहाज ने सख्ती से कहा था। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ, आप मेरे बॉस हैं। अमसाल ने जवाब दिया। बॉस बस ऑफिस की हद तक होता है। इब्तिहाज चिढ़ा था। तो अब भी ऑफिस टाइमिंग ही है और हम किसी मीटिंग के लिए ही आए हैं यकीनन। अमसाल ने फौरन जवाब दिया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इब्तिहाज कुर्सी खींचते हुए बोला था। मतलब कि कोई मीटिंग नहीं है? अमसाल ने नजदीक अमेर लहजे में पूछा। हमारी मीटिंग है, ये बैठ जाओ, सब देखेंगे, तुम्हें यही मसले होंगे। इत्तेहाद बहुत चिल था। आपको जो भी बात करनी थी आप ऑफिस में कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इत्तेहाद मजीद कुछ कहना इससे पहले अमसाल बोल पड़ी। इसे ये पसंद ना आया था। ऑफिस में तमाशा लग जाता जो कि मैं नहीं चाहता था। इत्तेहाद ने भी वजह बयान की। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अमसाल को वाकई ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौर से और तहम्मुल से सुनना मेरी बात। तुम्हें पता है, जो लड़की मुझे पसंद है, मेरी मोहब्बत है, इसकी मंगनी हुई भी है। इब्तिहाज ने बात का आगाज किया था। जी तो? न जाने क्यों अमसाल का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जिससे कुछ गलत होने वाला है। तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो, अमसाल हमदान सिद्दीकी। इब्तिहाज बहुत इत्मीनान से बोला था, जबकि अमसाल के सर पे गोया धमाका हुआ था। व्हाट? ये किस किस्म का घटिया मजाक है? अमसाल गुस्से और सदमे भरे लहजे में बोली थी। मजाक नहीं है, ये तुम्हारी एक झलक मुझे किसी और को न देखने का पाबंद कर गई है। इत्तेहाज का लहजा सरापा मोहब्बत था। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? अमसाल गुस्से भरे लहजे में बोली थी। बहुत अच्छे से पता है, और इस बात को तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, यानी मीर इब्तिहाज जहांगीर की। और हाँ, इस अरहान से मंगनी खत्म करो खुद ही, वरना मैं ये काम करूंगा, बड़ा मजा आएगा। इब्तिहाज के चेहरे पे मायने खैर मुस्कुराहट थी और वो अमसाल को जहर लग रही थी। शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे आप? मैं इरहान की अमानत हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। अमसाल हल्की आवाज में फुनकारी थी। तुम्हें पता है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो क्या हाल करता, मैं इसका दुनिया देखती। इत्तेहाज का लहजा अचानक तब्दील हुआ था कि एक पल को अमसाल भी खौफजदा हो गई थी। और क्या कहा तुमने? तुम अरहान की अमानत हो? इत्तेहाज इतना कह के रुका था और अमसाल से तस्दीक चाही थी। हाँ, अमसाल से इसके अलावा और कुछ ना बोला गया। हा हा हा, जो बोल रहा हूँ इसको प्यार से समझ लो और मान लो, वरना मेरे तरीके तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम सिर्फ मीर इत्तेहाज की अमानत हो, खुद के पास भी। और हाँ, आज के बाद नजर ना आओ तुम मुझे अरहान के साथ, वरना पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हश्र करूंगा मैं इसका। इब्तिहाज अमसाल को अच्छे खासे अंदाज में धमका कर वहां से चला गया था। अमसाल दंग रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ है। जब थोड़े होश बहाल हुए तो अमसाल रेस्टोरेंट से निकलकर दोबारा ऑफिस आई थी। इब्तिहाज ऑफिस ना आया था। अमसाल एचआर में अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर जहांगीर इंटरप्राइजेस से निकलती चली गई थी। अमसाल का रेजिग्नेशन कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर कैंसिल हो गया था, लेकिन वो भी अमसाल थी। ना इसे दोबारा वहां जाना था, ना वो गई थी। जो कुछ भी इब्तिहाज ने अमसाल से कहा था वही बातें इसके दिमाग में घूम रही थी और वो बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात किसको बताए। घर में भी उसने ये कह दिया था कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल होने के बाद ही जॉब करेगी। वो अपने वालिदैन को परेशान करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में अब हर वक्त बुरे ख्यालात आते थे। दिल को कुछ बुरा होने का डर लगा रहता था। ख्वाब का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका था, लेकिन अब फर्क ये था कि अमसाल को सुनहरी आंखों वाले की शक्ल साफ नजर आती थी, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि इब्तिहाज ही था। ख्वाब के आने के डर से अमसाल रातें जागने लगी थी। तहज्जुद का वक्त था और अमसाल की आंख एक बार फिर डर के मारे खुली थी। वही कैफियत जो उस ख्वाब को देखने के बाद होती थी।
अमसाल वजू करके अपने रब की बारगाह में हाजिर हुई थी। नमाज अदा करके जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू खुद ब खुद ही बहने लगे थे। ये उसकी आदत थी, जब वो कोई बात किसी से ना कह पाती तो वो ऐसे ही अपने अल्लाह से बातें किया करती थी और अपने लिए आफियत की दुआ मांगती थी। ए मेरे पाक परवरदिगार, ये अचानक क्या हो गया है मेरे साथ? मेरे मालिक, आप तो जानते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ वो शख्स मेरी तरफ माइल हो गया। मेरे अल्लाह, आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी नामहरम की तवज्जो अपनी तरफ दिलाने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये क्या हो गया है? ए दो जहानों के रब, मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरे रब आप तो गफूर रहीम हैं। मेरे अल्लाह, मेरी आफियत वाला मामला करना, जो मेरे हक में बेहतर है वो करना, आमीन। तहज्जुद अदा करने के बाद अंसाल को महसूस हुआ कि जैसे कोई बोझ उस पर से उतरा हो। सोचते सोचते वो एक बार फिर नींद की वादी में उतर गई थी। मीर मेराज की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। चूंकि वो घर का बड़ा बेटा था, इसीलिए तमाम फंक्शन बहुत धूमधाम से किए जा रहे थे। इब्तिहाज अपने बड़े भाई की शादी में मसरूफ था, जिसकी वजह से वो अमसाल पे खास तवज्जो नहीं दे पा रहा था। लेकिन इब्तिहाज खुद नहीं तो इसके वफादार मुलाजिम हम वक्त अमसाल पे नजर रखे हुए थे और इब्तिहाज को आगाह करते रहते थे। मेराज के वलीमे की दावत तो अमसाल को भी मिली थी, बाकी के कंपनी स्टाफ की तरह, लेकिन जो कुछ हुआ था अब अमसाल मर कर भी वहां ना जाती। इब्तिहाज के इतने दिनों की खामोशी को देख कर अमसाल ने यही तस्वुर किया था ये इब्तिहाज को इससे सिर्फ वक्ती लगाव हो गया था। इसी सोच ने अमसाल को कदर मुतमईन कर दिया था और वो दोबारा नॉर्मल हो गई थी। लेकिन अमसाल ये नहीं जानती थी कि इब्तिहाज इससे दीवाना वार मोहब्बत करता है और किसी भी कीमत पर उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। इस तमाम अरसे में अमसाल दोबारा अरहान के साथ फैमिली डिनर पर गई थी। इब्तिहाज को जब इस बात की खबर हुई तो इसने अमसाल को कॉल की। हाँ, अरहान हो गया काम। अमसाल ने अरहान से किसी काम का कहा था और वो इसे कॉल करने वाला था। अमसाल ने बगैर देखे कॉल उठाई थी, ये समझ करके वो दूसरी तरफ अरहान होगा। हेलो, इब्तिहाज की गुस्सीली आवाज आई थी। हेलो, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया अरहान? अमसाल ने कहकर जब नंबर देखा तो वो कोई अजनबी नंबर था। जितना अरहान अरहान करोगे इतनी ही उसे तकलीफ में डलवाओगी। इब्तिहाज बहुत आराम से बोला था, लेकिन लहजे में धमकी वाज़ेह थी। वो कौन बात कर रहा है? अमसाल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। सिर्फ आपका मीर इब्तिहाज जहांगीर, और कौन? मेरी जान, इतनी जल्दी आवाज भूल गई मेरी? इब्तिहाज मासूमियत से बोला था। शट अप! आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? इब्तिहाज का नाम सुनते ही अमसाल को गुस्सा आया था। हिम्मत अभी तुमने देखी कहाँ है मेरी जान? इब्तिहाज मुस्कुराया था। स्टॉप कॉलिंग मी दैट। नफरत है मुझे आपसे। आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश न करिएगा। अमसाल के लहजे से गुस्सा छलक रहा था। हा हा हा, जान को जान ही बोलूंगा ना। खैर, ये बताओ कैसी हो? इब्तिहाज ने बहुत प्यार भरे अंदाज में पूछा था। आपसे मतलब आपकी इज्जत करती हूँ, जिसका ये मतलब नहीं कि आप फ्री होंगे मुझसे। अमसाल ने जवाब दिया था। इज्जत करना अच्छी बात है, अभी तो फर्ज नहीं है, लेकिन बहुत जल्द फर्ज हो जाएगा तुम पे ये। और उस लड़के से दूर हो, आइंदा कहीं आती जाती ना दिखो तुम मुझे उसके साथ। इत्तेहाज का लहजा सख्त हो चुका था। आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? अमसाल की पेशानी पे बल नुमाया हुए थे। तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, सरताज, हस्बैंड। और कौन सी लैंग्वेज में बात बताऊं? इब्तिहाज के लहजे में शरारत नाच रही थी। मैं नहीं करूंगी आपसे शादी, सुना आपने? अमसाल का दिल कर रहा था चीख चीख कर ये बात कहे। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी डियर। बेहतर है प्यार से मान जाओ, वरना अपनी मर्जी की बिसात बिछाना मुझे खूब आता है। शतरंज का माहिर हूँ मैं। ऐसी बिसात बिछाता हूँ कि सामने वाले के पास मेरी मर्जी की चाल चलने के अलावा कोई चारा नहीं होता, और जीत किसकी होनी है ये भी इख्तिताम से पहले पता चल जाता है। इब्तिहाज का अंदाज सख्त था, बर्फ की मानन जमा देने वाला, और उसकी इस बात से अमसाल जम ही तो गई थी। ख्वाब रह जाएगा ये आपका, समझे आप? अमसाल ने इतना कहकर कॉल काट दी थी और साथ ही नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। अरे मेरी जान, ख्वाबों को हकीकत में बदलना आता है मुझे। इब्तिहाज अमसाल की तस्वीर देखते हुए बोला था, जो कि उसके मोबाइल में मौजूद थी। एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन इब्तिहाज की दोबारा कॉल ना आई थी। दोपहर का वक्त था। हमदान साहब ऑफिस आ गए हुए थे। जुबारिया बेगम अलमान के साथ बाजार गई हुई थी, जबकि अमसाल घर में अकेली बैठी बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने में मसरूफ थी। अमसाल को देखे हुए इब्तिहाज को 1 महीना हो गया था और आज उसका बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो अमसाल से मिले। इब्तिहाज ने आज अपने होने वाले ससुराल में हाजिरी देने का फैसला किया था।
इब्तिहाज के मुलाजिम ने उसे बताया था कि अमसाल घर पे अकेली है और वो एक लम्हे की भी देर किए बगैर निकल गया था। अमसाल अपना पढ़ने में मसरूफ थी जब उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। उसके ख्याल में उसके मामा आ गई थी। वो फौरन से उठकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। कौन? आम पाकिस्तानी की तरह अमसाल की भी आदत थी गेट खोलने से पहले ये अल्फाज कहने की। सामने से किसी ने जवाब ना दिया था। जो कोई भी था बस घंटी पे हाथ रखकर भूल गया था। जी, किससे मिलना है आपको? अमसाल ने जाली से झांका था। सामने कोई यूनिफॉर्म पहने खड़ा था जिसे यकीनन अमसाल जानती न थी और न ही दरवाजा खोला था। आप ही से मिलना है जनाब, खोलें दरवाजा। गार्ड के पीछे से इब्तिहाज नमूदार हुआ था। मैं नहीं जानती आपको। अमसाल की तो हवा ही खुश्क हो गई थी। आज इब्तिहाज घर तक आ गया था। क्या चाहते हैं आप? अमसाल दांत पीसते हुए बोली थी। तुम्हें चाहता हूँ। अरे वाह, पढ़ाई कर रही हो? इब्तिहाज बेड पे बैठ गया था और बुक उठाकर देखते हुए बोला था। अमसाल का बस नहीं चल रहा था कि वो इब्तिहाज का कत्ल कर दे। चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं है तुम्हारे घर में दामाद को? इब्तिहाज ने आम से लहजे में तंज किया था। रिवाज है लेकिन आप जैसों के लिए नहीं जो दूसरों के घर में दंदनाते हुए घुस जाते हैं। और जहाँ तक बात है घर के दामाद की खातिर तवाज़ा की, तो वो बहुत अच्छे अंदाज में की जाती है। आखिर तो इस घर का अकलौता दामाद है। सामने भी अमसाल खड़ी थी। इब्तिहाज को मुंह तोड़ जवाब देना दिया था और आखिर बात नहायत दिल जलाने वाले अंदाज में कही थी कि वाकई में इत्तेहाद को गुस्सा आ गया था लेकिन वो बर्दाश्त कर गया था। तुमने मुझे बुलाया नहीं तो मैं खुद ही घुस आया। और हाँ, दामाद तो वाकई में अकलौता ही है जो कि मैं हूँ। खैर आओ बैठो यहाँ। इत्तेहाद कहाँ पीछे रहने वाला था। आप जाएं यहाँ से प्लीज। क्यों? आप मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अमसाल को डर था अगर कोई आ गया तो न जाने क्या होगा। अरे नहीं मेरी जान, अपनी इज्जत को कोई खुद बदनाम करता है भला? इत्तेहाज ने फौरन जवाब दिया था। बंद करें अपनी ये बकवास और निकलें यहाँ से। अमसाल को एक बार फिर गुस्सा आ गया था। आओ बैठो यार, एक तो तुम हर वक्त गुस्सा करती रहती हो। इत्तेहाज ने अमसाल को खींचकर अपने से कुछ फासले पर बिठाया था। आपने हाथ कैसे लगाया मुझे? हाँ, अमसाल फुनकारी थी। इत्तेहाज के छूने से उसे करंट सा लगा था। जैसे लगाते इब्तिहाज का अंदाज ऐसा था जैसे कोई नई बात बताई हो। मिस्टर इब्तिहाज, आपके सर्कल और स्टेटस के लोगों में किसी नामहरम को छूना मायूब नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ना ही मुझे ये सब पसंद है। आइंदा मुझे छूने की जुर्रत भी की तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। समझे आप? अमसाल बहुत मजबूत और निडर लहजे में बावर करवा गई थी। हाय, आज तो मजीद दीवाना कर दिया तुमने मुझे। आज तुम्हारी इज्जत और मुकाम मेरे दिल में मजीद बढ़ गई थी। इब्तिहाज ने बहुत मोहब्बत से कहा था। उसे ऐसी ही बीवी चाहिए थी, जबकि अमसाल को खौफ महसूस हो रही थी क्योंकि इब्तिहाज पे अमसाल की किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। देखें, आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें और चलते बने यहाँ से। मैं आपसे शादी नहीं करने वाली। मरना पसंद करूंगी मैं इसकी जगह। अमसाल ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा था। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, बाय हॉक और बाय क्रॉक। बेहतर होगा प्यार से मान लो वरना तुम्हें ही मुश्किल होगी और मैं ये नहीं चाहता। इत्तेहाद की वही पहले वाली धमकी। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, समझे आप, क्योंकि मेरे पीछे पड़ गए हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अमसाल के लहजे में अजीब बेबसी थी। मेरे दिलो दिमाग दिनों में सवार हो गई हो तुम। जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो तुम हो। अब तो मैं तुम्हें ना कहीं जाने दूंगा ना किसी और का होने दूंगा। इत्तेहाद के लहजे में पुख्तगी वाज़ेह थी। लेकिन मुझे नहीं होना आपका, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। रह लेंगे आप ऐसी लड़की के साथ जिसके दिल में कोई और हो? अमसाल इब्तिहाज से जान छुड़वाने के लिए ये कहा था। हाँ, मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है। ये पाक मोहब्बत है। एक बार हासिल कर लूं तुम्हें, फिर एक दिन दिल से भी तुम मेरी हो जाओगी। इब्तिहाज को अपनी मोहब्बत पे यकीन था। हाँ, भूल है ये आपकी, ऐसा कभी नहीं होगा। जाए यहाँ से, मेरी मामा आने वाली होंगी, क्या जवाब दूंगी मैं उनको? अमसाल को डर था क्योंकि उसकी मामा को गए हुए काफी देर गुजर गई थी। अमसाल कुछ ना करके भी खुद को मुजरिम समझ रही थी। तुम मत देना, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा जवाब। उनसे मिल भी लूंगा, आखिर को सास है मेरी। और हाँ, तुम्हारी शिकायत भी करूंगा। आखिरी बात इब्तिहाज बच्चों के अंदाज में बोला था। कैसी शिकायत? अमसाल उलझे हुए अंदाज में पूछ रही थी। यही कि तुमने ना मुझे पानी पिलाया ना चाय। कितनी बेमुरौवत हो तुम में से। इब्तिहाज मुंह बना के बोला था। जहर दे दूं? अमसाल ने टका सर जवाब दिया था। हाँ, अगर अपने हाथ से पिलाओगी तो वो भी खुशी खुशी पी लूंगा। इब्तिहाज शौक लहजे में बोला था। डायलॉग बाजियां करवा लो बस। अमसाल खुद में बड़बड़ाई थी लेकिन इब्तिहाज ने इसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी और मुस्कुरा दिया था।
डायलॉग नहीं मार रहा, आजमा कर देख लो। इत्तेहाद चैलेंजिंग अंदाज में बोला था। ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करें और निकले मेरे घर से फौरन। नफरत करती हूँ मैं आपसे। अमसाल कोई 10 मर्तबा ये बात बोल चुकी थी, लेकिन इत्तेहाद तस से मस ना हो रहा था। और मैं मोहब्बत, इश्क सब कुछ करता हूँ तुमसे मेरी जान। इत्तेहाद की मोहब्बत उसके लहजे से वाज़ेह थी। अगर अमसाल ठंडे दिलो दिमाग से सोचती तो शायद इत्तेहाद की मोहब्बत को तस्लीम कर लेती। मत मुखातिब करें मुझे ऐसे अल्फाजों से। अमसाल को इत्तेहाद का तर्ज तखाबुत हरगिज भी पसंद ना आया था। मैं तो करूंगा, क्या कर लोगी? इत्तेहाद तो सदा का ढीठ और जिद्दी इंसान था। अमसाल ने अपना फोन उठाया था और सोचा था कि अरहान को कॉल करके सब बता दे ताकि वो इत्तेहाद को संभाले, क्योंकि अमसाल से तो इत्तेहाद बिल्कुल भी नहीं संभल रहा था। अरहान को फोन कर रही हूँ, इत्तेहाद अचानक बोला था। हाँ, अमसाल सोच रही थी कि इसको कैसे पता चला। अच्छा है, बुला लो। एक दो थप्पड़ आज तुम्हारे सामने भी लग जाएं उसे, और एक वॉर्न भी कर दूंगा कि दूर रहे तुमसे। इत्तेहाद का लहजा तब्दील हुआ था। देखें, अमसाल को बात मुकम्मल होने से पहले ही अब्तहाज को उसकी बात काट चुका था। तुम सुनो मेरी बात कान खोल कर। मैं किसी की बाप से भी नहीं डरता हूँ। वो शौक है ना तुम्हें बुलाने का, उसे बुलाओ। यहीं घर के दरवाजे से वो मेरे पास होगा, इंतजार करूंगा मैं उसका। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। इतना कहकर इत्तेहाद जैसे आया था वैसे ही चला गया था। आखिरी मुलाकात वाले दिन के बाद इत्तेहाद ने अमसाल के घर के बाहर गाड़ी के 7 ड्राइवर और 4 गार्ड्स खड़े किए थे, जो अमसाल को ड्राइवर और गाड़ी के बगैर कहीं जाने नहीं देते थे। अजीब दादागिरी थी इस अमीरजादे की। अमसाल ने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया था और वो लोग भी सब जानकर परेशान हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। और ना ही अमसाल और उसके घर वालों की किसी बात सर शख्सियत से ताल्लुकात थे कि वो जहांगीर का मुकाबला कर सकें। अमसाल को आज यूनिवर्सिटी अपने कुछ कागजात के सिलसिले में जाना था, इसलिए वो तैयार होकर घर से निकली थी। अभी क्या मसला है? अमसाल ने तेवरी चढ़ाते हुए सख्ती से कहा था। आप कहाँ जा रही हैं मैम? एक गार्ड्स ने पूछा। आपसे मतलब आप मेरे अब्बा लगते हैं जो मैं आपको बताऊं। अमसाल वैसे तो बदतमीज ना थी, लेकिन इन सब से अब तंग आ चुकी थी। आपको जहां भी जाना है आप ड्राइवर के साथ जाएंगी, हम ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। गार्ड्स ने अपनी बात मुकम्मल की। मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे नहीं जरूरत इस सब की। आप लोग रास्ता छोड़े मेरा। अमसाल सख्ती से बोली थी। मैम, हमें सर के ऑर्डर से, हम आपकी बात नहीं टाल सकते। आप समझे प्लीज, ये हमारी ड्यूटी है। गार्ड ने वजाहत दी थी। एक तो ये तुम्हारा सर, बात करवाओ मेरी उनसे। अमसाल ने खौफ से कहा था। वो इस बात को समझती थी कि ये लोग भी इत्तेहाद के मुताबिक चल रहे थे और उसकी तरह ही मजबूर हैं। हाँ, क्या हुआ? गार्ड ने नंबर डायल करके अमसाल को फोन दे दिया था। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई थी। ये क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है आपने? अमसाल की होसीली आवाज इत्तेहाद के कान में गई थी। अमसाल दोबारा घर में आ गई थी। जहर नसीब, कैसी हैं आप? कैसे याद कर लिया मुझ गरीब को? इत्तेहाद शौखे अंदाज में बोला था। क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? अमसाल के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई थी। कौन सा ड्रामा मेरी जान? और हाँ, शर्म वो क्या होती है? इत्तेहाद जिठाई से बोला था। ये गार्ड्स और ड्राइवर किस खुशी में खड़े किए हैं आपने मेरे घर के आगे? अमसाल गुस्से में बोल रही थी और इसकी आवाज सुनकर जुबारिया बेगम भी किचन से बाहर आ गई थी। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सिक्योरिटी के लिए। इत्तेहाद जितने ही ठंडे लहजे में बोला था। सबसे ज्यादा मुझे और मेरे घर वालों को आप ही से खतरा है। आप हमारा पीछा छोड़ दे तो हम सेफ ही रहेंगे। अमसाल जले भुने अंदाज में बोली थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भूल जाओ ये बात। इत्तेहाद ने जवाब दिया था। आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज अपने लोगों को हटाएं मेरे घर के आगे से। मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ या मेरे घर वाले 4 लोगों में बहस का मौजू बने। आपकी मेहरबानी होगी मुझ पे। अमसाल इल्तिजा कर रही थी। कोई कुछ बकवास करके तो दिखाए तुम्हारे बारे में, गुद्दी से जबान खींच कर लूंगा मैं इसकी। इत्तेहाद सख्ती से बोला था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, आप बस अपने गार्ड्स और गाड़ी वगैरह को हटवाएं। अमसाल अब भी इल्तिजा ही कर रही थी। मेरी जान में ये नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। मैं उन्हें कह दूंगा कल से यूनिफॉर्म के बजाय सादे कपड़ों में होंगे। और हाँ, जहां भी जाना हो तुम्हें, ये तुम्हारे घर में से किसी को
भी ड्राइवर के साथ जाया करो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अमीर इत्तेहाद की होने वाली बीवी बसों में धक्के खाए। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। जाओ अब, शाबाश, ड्राइवर के साथ जाओ और परेशान ना हो, कोई बात नहीं बनाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा उसको। इत्तेहाद ने एक सांस में अपनी बात मुकम्मल की थी। वो कुछ जल्दी में लग रहा था। आप क्या समझते हैं खुद को? हाँ, मैं कोई कठपुतली हूँ जिसे जैसे आप चाहेंगे वो चलाएंगे वो चलेगी? अमसाल चिढ़ गई थी। तुम्हें ड्राइवर के साथ नहीं जाना? फाइन, उससे गाड़ी की चाबी ले लो और खुद ड्राइव करके चली जाओ। मेरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है, बाय। इत्तेहाद ने अपनी बात मुकम्मल करके कॉल काट दी थी। ये शख्स कुछ समझता क्यों नहीं है? अमसाल ने फोन वापस कर दिया था और उससे मैं अपना बैग फेंका था। साथ ही जाने का इरादा भी तय कर चुकी थी। मेरा बच्चा क्या हो गया है? जुबारिया बेगम परेशानी से बोली थी। मामा, मैं फंस गई हूँ। अमसाल रोते हुए नीचे बैठ गई थी। मेरी जान, हौसला करो। जुबारिया बेगम ने अमसाल को गले लगाया था। वो नहीं देख सकती थी अपनी हंसती खेलती बेटी को ऐसे रोते हुए। आखिर को माँ जो थी, और माएँ तो ऐसी ही होती हैं। मामा, मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं। ना मैं होंगी ना वो शख्स हमें परेशान करेगा। अमसाल के रोने में मजीद रवानगी आ गई थी। अल्लाह ना करे, क्या बकवास कर रही हो? जुबारिया बेगम तड़प कर बोली थी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी मामा। क्यों हम इतने बेबस हो गए हैं कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा? अमसाल ज़ारो कतार रो रही थी, जबकि जुबारिया बेगम अपनी बच्ची की हालत देख खुद भी अश्कबार थी। वाकई में वो लोग कितने बेबस थे। कुछ नहीं होगा मेरी जान, अल्लाह पे भरोसा रखो। जो हमारे हक में बेहतर होगा अल्लाह वही करेगा इंशाअल्लाह। जुबारिया बेगम ने अमसाल के आंसू साफ किए थे। मीर मेराज जहांगीर की शादी के फंक्शन जोरों शोर से जारी थे, जिनमें शिरकत के लिए जहांगीर साहब के तमाम रिश्तेदार हवेली से शहर आए हुए थे और जहांगीर मैंशन में ही ठहरे हुए थे। मेराज का निकाह और मेहंदी दोनों हो चुके थे और परसों बारात थी। खाने से फारिग होकर तमाम अफराद लाउंज में बैठे हुए थे और हल्ला गुल्ला चल रहा था। मेराज की कजन्स उसे छेड़ने में लगे हुए थे, जिनमें इब्तिहाज और हैदर भी शामिल थे। हवेली में खवातीन और मर्द और हजरात साथ ना बैठे थे। वहाँ मर्दान और जनान खाने अलग थे, लेकिन जहांगीर मेंशन के तौर तरीके मुख्तलिफ थे। हवेली की लड़कियां इब्तिहाज से खाइफ रहती थीं क्योंकि उसके गुस्से के चर्चे सुन रखे थे, और दूसरी वजह ये थी इसका लिया दिया सा बेगाना सा अंदाज। जहांगीर भाई, अब आप हमारे इब्तिहाज की भी शादी करने का सोचें। माशाल्लाह से इतना खूबरू लड़का है हमारा। ये इब्तिहाज की सबसे बड़ी ताई रोमाना बेगम बोली थी। जी भाभी, करते हैं इनका भी कुछ बंदोबस्त। जहांगीर साहब इब्तिहाज को देखते हुए बोले थे, जो ऐसा लाताल्लुक बैठा था जिसे उसकी नहीं किसी और की बात हो रही हो। कोई लड़की देखी फिर तुमने जन्नत? अब के रोमाना बेगम अपनी देवरानी से मुखातिब थी। नहीं भाभी, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, जन्नत बेगम ने जवाब दिया, जबकि मेराज और हैदर जो के इब्तिहाज के बराबर में बैठे थे, दोनों ने उसे कोहनी मारी थी। क्या लड़कियों की तरह कोहनियां मार रहे हो दोनों? इब्तिहाज ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, जिसपे दोनों ने उसे मक्का जड़ा था। भाई, हमारे घर में ही इतनी प्यारी बच्चियां हैं तो बाहर क्या देखना? अब मेरी परिशे को ही देख लो। रुमाना बेगम ने अपनी सबसे छोटी बेटी परिशे का जिक्र किया, जो कि उम्र में जोयला के बराबर थी। परिशे, जो कि वहां मौजूद थी, अपने जिक्र पे गुलाब होकर रह गई थी। उसका तो ख्वाब था इब्तिहाज से शादी करने का। आखिर को इब्तिहाज पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत मर्द था, और सबसे बढ़कर परिशे इब्तिहाज की इश्क में गोडे गोडे डूबी हुई थी। हाय, मेरी होने वाली भाभी शर्मा रही है, जोयला ने परिशे को छेड़ा था, जिसपे वो मजीद सुर्ख हो गई थी। बाकी तमाम लड़कियां दबी दबी आवाज में हंस रही थी। इब्तिहाज, जो कि बजाय लाताल्लुक बैठा था, अपनी ताई के परिशे का जिक्र करने पर उसकी रगें तन गई थी। मेराज उसके बदलते तासुरात खूब अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसके कंधे पे हाथ रख के खामोश रहने को कहा था, लेकिन वो इब्तिहाज क्या जो मुंह तोड़ जवाब न दे। गुस्ताखी माफ ताई जान, लेकिन मुझे जब शादी करनी होगी और जिससे करनी होगी मैं कर लूंगा। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इब्तिहाज सबको बहुत कुछ बावर करवा चुका था। छोटे मीर, जहांगीर साहब का अंदाज तंबीह था। आंखों से इब्तिहाज को चुप रहने और यहाँ से जाने का इशारा कर दिया था, और अपने लाडले को बहुत अच्छे से जानते थे। और हाँ, मैं हवेली की किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। इब्तिहाज जाते हुए ये बात कहना ना भूला था। इब्तिहाज की बात सुनकर परिशे का मुंह तो रोने वाला हो गया था, जबकि रुमाना बेगम अपनी जगह जल कर रह गई थी। जहांगीर साहब ने मामले को संभाल लिया था। हैदर उठकर इब्तिहाज के पीछे गया था। खुद अमसाल और उसके वालिदैन बहुत परेशान थे इब्तिहाज के मामले को लेकर। किसी को कुछ समझ ना आ रहा था क्या किया जाए। हमदान साहब ने कुछ भरोसे वाले लोगों से बात की थी, लेकिन कोई तैयार न था वो जहांगीर से टक्कर लेने के लिए।
पापा आप मुझे कुछ अरसे के लिए पप्पू के पास कनाडा भेज दें। अमसाल को एक यही हल समझ आया था। हमदान साहब की बहन शादी के बाद कनाडा में मुकीम थी। ठीक कह रही हो, मैं बंदोबस्त करता हूँ बेटा, आप पैकिंग कर लो। हमदान साहब को भी यही समझ आई थी। लेकिन पापा आप सब कुछ मोहतात होकर करिएगा। मीर इब्तिहाज बहुत पावरफुल है, उसने हमारे पीछे अपने जासूस लगाए हुए हैं। अमसाल ने अपने पापा को खबरदार करना चाहा था। हाँ बेटा आप फिक्र ना करो, हमदान साहब को किसी को फोन करने के लिए उड़ गए थे। मेराज की बारात और वलीमे का फंक्शन बहुत अच्छे अंदाज में हुआ था। इब्तिहाज इस सब में बहुत मसरूफ था, इसलिए अमसाल पे तवज्जो न दे पा रहा था। लेकिन उसने अपने मुलाजमों को सख्ती से ताकीद की हुई थी कि वो अमसाल और इसके घर वालों पे नजर रखें। अमसाल के पापा ने एक हफ्ते में फौरी तौर पर तमाम इंतजाम करवाए थे। साथ ही अमसाल के फूफा की भी कोशिशें थी, जिसके नतीजे में वीजा लग गया था। अमसाल की आज रात 12 बजे की फ्लाइट थी। अमसाल एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अमसाल का इम्तिहान अभी शायद मजीद बाकी था। मोहतात होकर निकलने के बावजूद भी इब्तिहाज के मुलाजमों को पता चल गया था और उन्होंने इब्तिहाज को सब कुछ बता दिया था। और ये सब जानकर इब्तिहाज का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। इब्तिहाज को इतना अंदाजा तो था कि अमसाल आसानी से नहीं मानेगी, लेकिन वो ये भी कर सकती है, इसका इब्तिहाज को अंदाजा ना था। इब्तिहाज एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। अब देखना ये था कि जीत किसकी होनी थी। अमसाल को तो यही लगता था इब्तिहाज एक अय्याश इंसान है, चूंकि वो अमीर ज्यादा था और अमसाल सिर्फ उसकी जिद थी, जबकि अमसाल असल हकीकत को पहचान ना पा रही थी और इसमें कसूर इब्तिहाज के अंदाज का था। अमसाल एयरपोर्ट पहुंची तो 10 बज रहे थे। बोर्डिंग गेट खुल गए थे और वो अपने वालिदैन से मिलकर अंदर जा चुकी थी। अमसाल के वालिदैन बाहर ही मौजूद थे। जब बहुत सी गाड़ियां आकर रुकी थी, सबसे आगे मौजूद ब्लैक लैंड क्रूजर से इब्तिहाज बाहर निकला था। इब्तिहाज मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ अंदर की जानिब बढ़ रहा था और उसके अपने ताल्लुकात थे कि उसे अंदर जाने दिया गया। कुछ वक्त के लिए फ्लाइट्स भी लेट हो गई थी। अमसाल के वालिदैन इब्तिहाज को देखकर अपनी जगह अलग परेशान हो चुके थे। तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद है कि इब्तिहाज के इश्क जुनू की दास्तान आपको पसंद आ रही होगी। आपको कहानी कैसी लग रही है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।